तो यानी कि वो सेम ही आता है रिजल्ट। हाँ जी, अगर हमें हमने सैंपल को, यस यस, यू आर राइट, कि अगर सैंपल रैंडम है, सो व्हाट विल हैपन कि उसमें ऑलमोस्ट उसने पॉपुलेशन में से ओवरऑल जनरलाइज करते हुए पॉइंट्स वही लिए होंगे कि जो मतलब उस सब पूरी पॉपुलेशन को विदाउट एनी बायसनेस डिपिक्ट करवा सके, रिप्रेजेंट करवा सके। तो रैंडम में ये हमारे पास आती है चीज़। ओके, सो इसके अलावा कोई और आपने जो क्वेश्चन मुझसे कल किया था, दैट वाज अबाउट द सिंटैक्स, राइट? तो सिंटैक्स में मैंने आपसे कहा था कि लाइक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये उससे सिंटैक्स है, यानी क्योंकि पांडास भी ऊप्स का ही एक है, ऊप्स पे बेस्ड है, पाइथन ही बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसीलिए उसमें जो यानी आपको ये नज़र आ रहा था कि सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Oh God, okay. So, all right. तो आई वाज जस्ट सेइंग कि उसमें लाइक, हाँ जी, जो सिंटेक्स था वो लाइक हम लोग, मैंने जैसे आपको बताया था कल भी कि वो जो इंस्टेंस और मेथड बेसिकली ये चीज़ होती है। जस्ट लाइक कि अगर मैं कोई कार की बात कर रही हूँ, कार इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसका मैं इंस्टेंस को यानी उसको बता रही हूँ कि उसको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं हमेशा फिर पांडास की कोई लाइब्रेरी का नहीं बताऊंगी, बल्कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही उसका जो मेथड उसका बनता है ना, ठीक, वो उस पे कॉल करवाऊंगी कि कार डॉट स्टार्ट, ठीक है, जो उसके रिलेटेड जो इंस्टेंस बनता होगा हमारे पास। सो सिमिलरली इज द केस हियर। सो हाँ सॉरी मैम, पता नहीं अभी आवाज़ कट रही है या फिर आप okay, so yes ma'am, Muskan, you can announce something. Yes, whatever it is. Okay. जी सॉरी मैम, मैम। अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम अस्सलाम। आज की जी मैम, आज की वर्कशॉप जो हुई है अभी अभी, मेंटर एट स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस, उसमें कौन कौन मौजूद था आप में से? जी मैम। ग्रेट, सही। अ, अच्छा, मैंने एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करनी थी कि आज हमारी फर्स्ट डे था वर्कशॉप का, कोडिंग प्लेस स्टैनफोर्ड मेंटर के लिए। अभी हमारी 4 वर्कशॉप बाकी हैं, तो वो जो है, जो सेकंड वर्कशॉप है, वो कल होने लगी है। और आज हमने बेसिकली एक इंट्रो दिया था कोडिंग प्लेस का, जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है, और हमने वीडियो किस तरह बनानी है, वीडियो सीवी किस तरह प्रिपेयर करनी है, लेक्चर किस तरह रिकॉर्ड करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या है, वो सारी हम वन बाय वन वर्कशॉप में बताते जाएंगे। तो मुझे ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी कि आप सबकी मौजूदगी जो है वो ज़रूरी है वर्कशॉप में, ताकि पाकिस्तान आगे से आगे, मतलब हमारे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो, और हमारा जो इंटरनेशनल एक ब्रांड है, इंटरनेशनल जो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पाकिस्तान का जो नाम है वो आए। क्योंकि 2023 में पूरे पाकिस्तान में से आई गेस 11 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 10 सिलेक्ट हुए थे, और वो 10 जो थे वो आई कोड व्यू से ही थे। तो हम चाह रहे हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि पाकिस्तान भी ना किसी हद तक, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंड आउट हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, आप में से जिन जिन्होंने ज्वाइन किया था। तो बाकी की जो वर्कशॉप है उन्हें भी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस यस, इट इज़ सारी इम्पोर्टेंट कि सब लोग इस हैकाथॉन को ज्वाइन करें। बल्कि स्टैनफोर्ड के अलावा भी लेटर ऑन कुछ हैकाथॉन्स आएंगे, जैसे यूनाइटेड नेशंस का है। सो दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट कि आपकी सीवी में इनफैक्ट जो भी मैम मुस्कान की गाइडेंस होगी, इनफैक्ट आई विल आल्सो ट्राई टू बी देयर ऑन टाइम, ठीक, तो दे आर रियली हेल्पफुल हाँ जी। सेशंस, the way you have divided each part or each section of the hackathon. So it's highly recommended to join. हाँ
एक्सक्यूज मी मैम, यस। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम वेरी सॉरी। जब आप वो बता रही थी कि पांडास, यानी वो उसका पाइथन का हिस्सा है, कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जब हम कोई कॉल करते हैं, मिसाल के तौर पर कार एक ऑब्जेक्ट है, तो बजाय इसके हम लाइब्रेरी को कॉल करने के बजाय उसको ही कह देते हैं सीधा कि कार गो। तो मैम उसके बाद पता नहीं आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी, तो मेरे ख्याल में उसके आगे आपने कुछ कहा है। वो मैं पहले भी कर रहा था, जब मैम मुस्कान बात कर रही थी, तो वो उन्होंने उसमें फिर वो चुप कर गया। तो मैं पहले भी ओके। मैंने ये पहले हाँ भी जी, मैं बताया ये था। बता रही थी कि जैसे उसका जो ऑब्जेक्ट का कोई भी इंस्टेंस यानी बनता है ना, ये जैसे हम कार है वो एक इंस्टेंस और उसका मेथड है। तो हम इंस्टेंस और मेथड सॉरी को अगर मैम, आप इसके लिए इंस्टेंस यस। को थोड़ा सा इंस्टेंस को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे। ओके, सो बेसिकली ये थोड़ा सा ना, लाइक मैं आप लोगों को एक हिंट दे देती हूँ कि इंस्टेंस और मेथड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही मतलब हैं। ठीक, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि खुद लाइक इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि ये क्या है, क्योंकि इसकी डिटेल अगर ये तो वो उसकी क्लास बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन ये कोई भी रेक एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपने क्रिएट किया। ठीक है, और यूजिंग कोई भी क्लास इंस्ट्रक्टर से। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उस यानी कि फर्ज करें मैं एक कार को, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है कार। ठीक है, वो एक जो इंस्टेंस मेथड जो है, आ, मतलब कि कार मैंने एक बना दिया। ठीक है, प्रिंट से कोई भी वेरिएबल कार का बनाया। अब उसके बाद उसका जो एक एट्रीब्यूट है, लाइक उसका जो एक यानी उसके उससे रेलिवेंट उसका एक था फंक्शन के स्टार्ट होना। ठीक है, तो मैं अगर कभी भी स्टार्ट को कॉल करूंगी, ठीक है, मुझे अप्लाई करना है कार पे, तो मैं कार डॉट स्टार्ट कहूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि पांडा से स्टार्ट का फंक्शन आ रहा है, तो मैं उसमें जो है वो पांडास पीडी डॉट करूँ जैसे आप कल कह रहे थे। तो पहले मैं उस इंस्टेंस को कॉल करूंगी जो कि कार्ड है। ठीक है, फिर कार्ड के ऊपर डॉट, फिर उसके बाद उसकी जो उसका जो भी उसका मेथड है जो कि स्टार्ट है इस केस में, तो वो यूज़ करूंगी। जी मैम। ओके, जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। एक्चुअली मैंने ये नोटबुक में सारा सेव किया था आज का लेक्चर बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन इरेज्ड, सो दैट्स व्हाई ये इशू हुआ है, कि वरना मैंने वो सारा आपको डिस्प्ले करवाना था आज यहाँ पे। बट अब मैं ओरली ही बता सकती हूँ। सो दीज आर द थिंग्स। एनी हाउ, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हम कल देख रहे थे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में तो आई जस्ट टोल्ड यू गाइस के जैसे हम ये कह रहे होते हैं कि बायसनेस क्रिएट होती है। ठीक है, जब मैं अगर सैंपल को रैंडमली नहीं ले रही, ठीक है, या फिर मैं एक ही डाटा को एक ही तरह से उठाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि उससे बायसनेस क्रिएट होगी। जस्ट लाइक इन हेयर के एक एग्जांपल मैंने दी थी कि 1936 में क्या हुआ था कि जो एक हमारे पास जो एक न्यूज़पेपर था, उसने 1936 के इलेक्शंस को प्रिडिक्ट करवाने की कोशिश की। सो व्हाट डिड दे डू कि उन्होंने जो प्रिडिक्ट करवाया, ठीक है, उन्होंने कोई 10 मिलियन कॉल्स की। ठीक है, वोटर्स को, लंदन की जो पॉपुलेशन थी, उन्हें फ़ोन पे 10 मिलियन वोटर्स को कॉल की, उनमें से 2 मिलियन ने उनको रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो 2 मिलियन वोटर्स का इनके पास डाटा आया, जिसकी बेस पे इन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि जो सा लंदन जो भी थे, ठीक है, उसके 57% चांसेस हैं विन करने को, रोजवेल के 43% चांसेस हैं, यानी सिर्फ। तो उनके मुताबिक लंदन जो है प्रिडिक्शन उसकी थी कि 57% से वो मार्जिन से जीत जाएगा। अब ये प्रिडिक्शन अपेरेंटली बहुत एक्यूरेट लगती है डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने 10 मिलियन लोगों को अप्रोच किया था फ़ोन के थ्रू। ठीक है, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू की बेस पे उन्होंने ये 10 मिलियन इज़ अ बिग नंबर। ठीक, तो उस वजह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर किया था। तो ये अपेरेंटली ये लगता है कि डेफिनेटली जो इतनी पॉपुलेशन से आप डाटा ले रहे हो, तो वो ट्रू वैल्यू ही दे रहा होगा हमें, राइट। तो लेकिन एक्चुअल रिजल्ट जब इलेक्शन हुए, तो जब रिजल्ट आया तो रोजोवेल्ट 62% से जीत गया, मतलब इतना ज़्यादा मार्जिन से रोजोवेल्ट जीता। ठीक है, अब उन्होंने अब इसमें क्या हुआ
कि अब इसमें जो उन्होंने 10 मिलियन वोटर्स को कॉल करके उनकी राय पूछी थी इलेक्शन में, तो बेसिकली वो तो सैंपल इतना ज़्यादा तादाद में था कि उसको पॉपुलेशन की ट्रू मीन वैल्यू जो थी उसके उससे मतलब एक्यूरेटली बताना चाहिए था। मगर कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इसमें बायसनेस क्यों आई, क्योंकि हमारे जो डाटा कलेक्शन का मेथड था वो हमने इजी वे चूज करके कन्वीनियंस सैम्पलिंग की हुई थी। तो जब हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें केस में समटाइम्स लाइक इसमें बायसनेस आने के चांसेस हैं। कैसे? कन्वीनियंस सैम्पलिंग इस केस में क्या थी कि हम लोगों ने टेलीफोन पे कॉल करके सारे जो 10 मिलियन लोगों से बात की टेलीफोन पे की। ठीक है। तो टेलीफोन पे बात करने का मतलब ये कि आपने मतलब उसी पॉपुलेशन को टारगेट किया जो कि 1936 में टेलीफोन अफोर्ड कर सकती थी, बिकॉज 1936 में इट वाज अ लग्जरी एंड इट वाज नॉट अवेलेबल इन एट एवरी हाउस होल्ड इवन इन लंदन, राइट? तो व्हेन यू आर टारगेटिंग ओनली दोस्त जिनके पास टेलीफोन्स है, ठीक है, तो इस मीन कि आपने फाइनेंशियली एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल लेवल के इकोनॉमिक लेवल के लोगों को टारगेट किया है, और बाकी जो लोग हैं वो आपने रहने दी हैं। तो जो इसलिए वो एक रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पॉपुलेशन नहीं थी, उसमें कलेक्शन के अंदर ही बायसनेस थी। सो दैट्स वाई इसको हम कहेंगे कि ऐसा मेथड जो कि आपने तो डाटा को इजी वे से कलेक्ट किया। जैसे इस केस में उनके लिए ज़्यादा इजी था कि घर घर जाके पूछने की बजाय उन्होंने फ़ोन पे ही पूछ लिया। ठीक, लेकिन उससे बायसनेस क्रिएट हो गई। लेकिन ऐसा जो डाटा कलेक्शन का मेथड है जिसमें आप कन्वीनियंट जो इजीएस्ट वे होता है उसको यूज करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक। सो दैट वाज ऑल अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ओके, सो इसमें एक और एग्जांपल ये है कि जैसे मैं अगर फ्रांस में जाऊं और मैं वहाँ पे डिज्नीलैंड में गई हूँ फ्रांस के। ठीक। और मैं डिज्नीलैंड और फ्रांस में जाके मैं इस चीज़ को देखना चाहूँ कि फ्रांस की एवरेज एज कितनी है। ठीक है, मैं पूरा फ्रांस तो नहीं घूमी, मैं सिर्फ उसके डिज्नीलैंड में मौजूद हूँ पेरिस के। और मैंने वहाँ पे 10 लोग जो मेरे आसपास थे ना, ठीक है, जब मैं राइड्स ले रही थी जो भी, तो मैंने वहाँ पे आसपास 10 लोगों से पूछा क्या क्या एज है। तो मैंने कह दिया कि फ्रांस की जो एवरेज एज है वो 24.6 है। तो क्या ये गुड एस्टिमेट है फ्रांस की एवरेज एज का? ऑफ कोर्स नहीं, राइट? क्योंकि इसमें मैंने अपनी कन्वीनियंस बेस पे एक ही जगह पे जिधर मैं ऑलरेडी गई हुई थी वहीं से मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक। तो उस बेस पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये पुअर एस्टिमेट है। ठीक है, जब मैंने सबका एक डाटा कलेक्ट किया कि अच्छा ये डेट ऑफ बर्थ बनती है, और उस बेस पे मैंने उनकी जो एवरेज फ्रेंच एज है वो दे रही हूँ। लेकिन जब मैंने मतलब ओरिजिनल डाटा देखा तो हर ईयर वाइज जो उनकी एवरेज एज चल रही है, ठीक है, ये जो उनके पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स हैं इस टेबल में, तो उसमें वो बता रहा है कि हर ईयर वाइज इसका जैसे 2015 में 41 एवरेज एज थी फ्रांस में, 2005 में 38.9, और हम ये देख रहे हैं कि बाय टाइम इसकी एवरेज एज इंक्रीज हो रही है बिकॉज हेल्थ और दूसरे सेक्टर्स में इंक्रीज की वजह से कि लोग फिट एंड फाइन है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी हुई है फ्रांस में। तो जहाँ पे पहले 1975 में 31 जो एवरेज एज थी, अब 2015 के जो इनकी सेंसस था उसके मुताबिक 41.2 एवरेज एज है फ्रांस के लोगों की। ठीक। और जो मेरा एस्टिमेट है, मैं ये कह रही थी कि मैंने डिज्नीलैंड में जाके आसपास वाले लोगों से 10 से पूछ के एवरेज एज बना ली है अपनी 24.6, और मैं कह रही हूँ कि फ्रांस के लोगों की वो एक इंतहाई पुअर एस्टिमेट है जो कि इसमें कहीं पे भी क्लोज भी नहीं है हमारी ट्रू जो मीन वैल्यू है उसके। ठीक। तो यानी कि जो लोग मेरे साथ डिज्नीलैंड वहाँ पे विजिट कर रहे थे फ्रांस से बिलोंग करते थे, वो ऑफ कोर्स उस पूरी फ्रांस की होल पॉपुलेशन का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो मेरा जो डाटा मैंने जो कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट किया है, उसने बड़ा इन्फ्लुएंस किया है मेरे ओवरऑल रिजल्ट की एक्यूरेसी को। ठीक। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम डाटा कलेक्ट करते हुए कौन सी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कॉफ़ी रेटिंग्स का था। ठीक है, कॉफ़ी रेटिंग्स का डाटा सेट है। उसमें से जैसे हम इसको कल भी देख रहे थे कॉफ़ी रेटिंग के डाटा सेट को, कि इसमें ऑलमोस्ट 1300 से above रोज थी, और उसमें कॉफ़ी की क्वालिटीज़ या जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स थे उसका अलग अलग कॉलम था, जैसे फ्लेवर्ड, आफ्टर टेस्ट, एरोमा और वो सारी चीज़ें। अब उसमें एक कॉलम था टोटल कप पॉइंट्स का। ठीक। तो अब ये उसने क्या किया, कॉफी रेटिंग का जो टोटल कप पॉइंट्स यानी जो पॉपुलेशन का यानी ओरिजिनल डाटा सेट था जिसमें 1300 प्लस रोज हैं, ये ओरिजिनल डाटा सेट में उसने उसका मीन लिया। ठीक। अब इसमें जो मीन लिया उसने, ठीक, तो ये वैल्यू आई है क्योंकि 82.15,
लेकिन फर्ज करें कि मैं जो सैंपल अब दूसरा एक ये है कि मैंने एक तो सैंपल का बनाने का हमने कल तरीका ये देखा था कि मैं कॉफी रेटिंग्स से डॉट सैंपल करूं और एन की वैल्यू को दूं 1000 या 100 या जितनी भी। ठीक। लेकिन अगर मैं सैंपल के मेथड से नहीं कर रही कि जो कि रैंडमली जनरेट करता है, बल्कि मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से पहले 10 उठा लिए। यानी मैंने कहा कि कॉफी रेटिंग में से जो फर्स्ट 10 वाला ये सैंपल बनाया, जिसमें मैंने हेड करके पहले 10 वाले जो कॉफी रेटिंग की थी ना वैल्यूज वो ले ली। तभी एक मेरे पास सैंपल आ गया जिसमें कॉफी रेटिंग्स की 10 वैल्यूज हैं पहली वाली। ठीक है, अब मैं इस सैंपल का जब मीन ले रही हूँ ना टोटल का पॉइंट्स का, तो वो वैल्यू आती है 89। ठीक। तो अब मैं देख रही हूँ कि 82 और 89 में कितना ज्यादा डिफरेंस है। यानी ये बिल्कुल क्लोज नहीं है और ना ही ये प्रॉपरली डिपिक्ट कर रही है पॉपुलेशन के मीन को। ठीक। तो ऐसा सैंपल जो कि 89 मतलब बिल्कुल ही पॉपुलेशन को डिपिक्ट नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स इट विल लीड अस टू द रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक। तो इस केस में मैं ये क्या कहूंगी कि क्योंकि पॉसिबल है कि फर्स्ट जो मैंने पहली 10 रोज ही ले ली थी एग्जैक्टली मतलब रैंडमली चूज करने की बजाय डाटा की पहली 10 रोज ली, तो हो सकता है पहली 10 रोज में जो कॉफी रेटिंग्स है टोटल कप पॉइंट्स की जो कॉफी रेटिंग्स में टोटल कप पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो एज कम्पेयर टू द कमिंग रोज। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो शुरू वाली ज्यादा वैल्यूज थी उन्हीं को मैंने उठा लिया और उन्हीं में से जब मैंने मीन लिया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू हमारी बढ़ गई। ठीक। जबकि कम वैल्यूज होंगी हो सकता है लेटर रोज में हो। तो इस तरह से जब हम रैंडमली असाइन नहीं करते या रैंडमली डाटा कलेक्ट नहीं करते तो वो जो सैंपल होता है वो बायस्ड होता है। ठीक। तो उसमें चांसेस हैं कि वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देगा और वो पॉपुलेशन के करीब नहीं होगा। गॉट इट। सो यहाँ तक तो क्लियर है कि देखे मैंने जैसे यहाँ पे सैंपल कल मैं देख रही थी कि हम जब डॉट सैंपल के मेथड से ले रहे थे, ठीक है, तो वो रैंडमली जनरेट कर रहा था और उसके जो मीन की वैल्यू थी वो पॉपुलेशन की मीन की वैल्यू से कितनी करीब थी। राइट। लेकिन अब के केस में जब मैंने उसको रैंडमली सैंपल नहीं बनाया, ठीक है, और मैंने पहले 10 वैल्यूज उठा दी, तो हो सकता है वो ट्रेंड वाइज पहली 10 जो है वो बड़ी मतलब कि ज्यादा वैल्यूज हों, इसलिए उनका एवरेज भी वैल्यू 89.1 आ गई है। सो इट इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। सो ये कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी जिसमें मैंने पहली 10 उठा ली, या मैं हो सकता है आखिरी 10 उठा लेती लाइन वाइज वाली, तो वो रैंडम नहीं होनी थी। वो एक हो सकता है कि क्या पता वो डाटा सेट में वैल्यूज ही ऑर्डर में रही हैं जो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो आप एक ही साइड का डाटा सारा इकट्ठा वहां से ले रहे हो। ठीक। ओके। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे इसी को विजुलाइज करवाना हो, ठीक है, जो हमारी सिलेक्शन बायसनेस है उसको, ठीक है, विजुलाइज करवाने के लिए वी कैन यूज हिस्टोग्राम्स। ठीक। कैसे कि मैंने अगेन वही जो मेरे टोटल का पॉइंट्स का था पॉपुलेशन के अंदर कॉलम, इसको अगर मैं हिस्टोग्राम इसका ड्रा करूँ और मैंने यहाँ पे बिनिंग में जो मैंने np.a रेंज 59 93 एंड 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, लाइक हमें ये बिन्स में किस हिसाब से हिस्टोग्राम बनेगा। जी। सो बेसिकली मेरी जो सिलेक्शन बायसनेस है कि मैंने डाटा कलेक्ट करते हुए सिलेक्शन करते हुए बायसनेस की है। जी सर उस्मान, कैन यू टेल। मैडम ये फर्स्ट टू पैरामीटर्स तो इसमें रेंज है ना, जी। और टू इसमें मतलब दो का टू का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे मतलब जब मैं बिन्स बनेंगी तो कितने से कितनी रेंज की होंगी। 59 से 93 के दरमियान होंगे। हाँ एग्जैक्ट क्या होंगी, लाइक मतलब यही होगी वैल्यूज स्टार्टिंग और एंडिंग। कैन एनीवन एल्स टेल। ठीक। ओके। सो बेसिकली हमें पता है ना कि जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो एक्सक्लूसिव है, तो बेसिकली ये बिन्स हमें बना के देगा 59 से 91 की, क्योंकि दो दो का गैप है। ठीक है। तो वो 59 से 91 बनेगा और हमें पता है कि हमने 91 को भी इंक्लूड करना है, तो दो आगे क्योंकि दो दो का गैप था तो 91
तक बनाने के लिए मुझे 93 लिखना पड़ा है दो आगे के गैप से, ताकि 93 को वो एक्सक्लूसिव करे और फिर 91 तक बना के दे। तो ये एक मेजर थी इसमें बात कि ए रेंज के फंक्शन से वी नो कि ए रेंज का फंक्शन जो हमने रेंज दी है, जैसे सर ने बताया भी, सर उसने भी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो इसी के दरमियान में रहते हुए और जो हमने गैप दिया है उसी के उस हिसाब से देखेगा। लेकिन इसमें ए रेंज का मतलब ये है कि हमने इसके थ्रू 59 से 91 की जो बनाई है रेंज जो बनेगी, राइट, वो 59 से 91 की होगी। ठीक, दो दो के गैप से। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे इसका हिस्टोग्राम आएगा। इसी तरह से जो सैंपल का हिस्टोग्राम है वो भी हमने उसी कॉलम से सैंपल का हिस्टोग्राम बनाया है, सेम उसी तरह ही। ठीक है, 59 से 91 की रेंज में बनेगा। सही। तो अब इन दोनों का अगर मैं हिस्टोग्राम विजुलाइज करवाऊँ तो बेसिकली अगर मैं मीन से और उसकी वैल्यू से नहीं भी समझ आ रही, तो मुझे यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलेक्शन बायसनेस समझ आएगी कि ज़्यादा वैल्यूज किस तरफ फॉल कर रही हैं। सो वी नो कि पॉपुलेशन के केस में यहाँ पे वैल्यू रेंज कर रही है 65 से 90 तक, और ये मैं 91 से 90 से भी थोड़ी आगे है। ठीक, और ज़्यादा डाटा लाई कर रहा है 80 से 85 के दरमियान में। लेकिन जो मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की थी और पहले 10 ही एज इट इज़ ले लिए थे सैंपल में, तो उसमें सारा डाटा लाई कर रहा है यहाँ पे 90 के करीब। ठीक है, 88। ओके, सो ये यहाँ से यहाँ तक लाइक डाटा लाई कर रहा है हमारा। तो ये यहाँ पे बायसनेस ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक, तो ये मुझे इस हिस्टोग्राम से भी पता चल रही है कि ज़्यादा डाटा सैंपल के अंदर किधर लाया कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब वैल्यूज ही इसमें ज़्यादा है, 85 से 90 की रेंज में जा रही है और यहाँ पे वैल्यूज की रेंज ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली फिर मीन इसी का ही ज़्यादा होना था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का। ओके, इसी तरह से अब मैंने ये तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग की थी। ठीक, लेकिन अगर मैं रैंडम सैम्पलिंग कोई करूँ, राइट, जैसे हमने कल देखा था कि हम डॉट सैंपल के फंक्शन से रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो वो करके देखूँ। तो कॉफ़ी डेटिंग्स में डॉट सैंपल से मैंने 10 जो है वैल्यूज का लाइक रैंडम सैंपल यहाँ से ले लिए कॉफ़ी रेटिंग्स में से, पॉपुलेशन में से। ठीक, तो होगा क्या अब, पहले कोई रैंडमली उसने 10 रोज उठाई होंगी इस वाले डाटा में से। ठीक, जिसको उसने कॉफी सैंपल का नेम दे दिया। अब इस जो कॉफी सैंपल का नेम है, ठीक है, क्योंकि रैंडम रोज है, उसमें से सेम वही कॉलम टोटल का पॉइंट्स का लेके उसने वैसे ही हिस्टोग्राम प्लॉट करवाया है। तो अब उसकी वैल्यूज देखें और ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यूज देखें, तो ऑलमोस्ट ये करीब करीब जो हो रही हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन है हिस्टोग्राम में उन दोनों की। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन वी कैन सी कि फिर भी इसमें रेंज ऑफ डाटा है जो कि पॉपुलेशन से मिलता जुलती रेंज से है। ठीक है, एक साइड पे एक ही तरफ डाटा बिल्कुल बायस नहीं है। तो इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग में बेशक मैंने अभी 10 रोज सिर्फ ली हैं, बट स्टिल द डाटा इज डिपिक्टिंग द पॉपुलेशन quite closely instead of that convenient sample, right? सो अब इसी चीज को मैम अगर मैं इसने यस। एक्सक्यूज मी, अच्छा मैम इसने जो है वो 10 सैंपल जो लिए हैं रैंडमली लिए हैं, तो ये ऐसा रिजल्ट दे रहा है। अगर हम उसको बता ही नहीं, यानी कि वैसे ही फंक्शन थे डॉट सैंपल और पैरेंथेसिस, तो वो तो फिर अपनी मर्जी से लेगा ना रैंडम, जो नहीं, रैंडम वैल्यूज। हमें इसको आर्गुमेंट देना पड़ेगा कोई ना कोई, हमें मैडम इसको वैसे भी देना काम ये तो पड़ेगा। फिर करता है आप, ये। जी, ये सैंपल फिर का हमें फंक्शन वैसे भी काम करता है। ये तो करेगा, लेकिन वो फिर बाय डिफॉल्ट कितनी देगा ये मुझे नहीं पता। बाय डिफॉल्ट कितनी देगा? आई थिंक चेक कर 5। लें मैम। जी, मैम इसको जैसे देख हेड लेते। होता है ना, यस। इसी तरह ये भी काम करता है। मतलब ये रैंडमली 5 पिक कर लेता है और हेड एक ऑर्डर में चलता है। ओके, ओके, सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर इट देन। ये हमारे पास 45 डॉट पॉपुलेशन डॉट सैंपल। ठीक है, तो इसको मैं सैंपल के नाम से सेव कर रही हूँ।
ऑलराइट, तो इसने एक ही रो ली है मेरा ख्याल है। सिर्फ एक रो ली है इसमें सैंपल में इसने। हुआ मैम, कैसे पता चला आपको? देखिए मैंने सिर्फ सैंपल ही एज इट इज व्यू करवाया ना। इसे कोई शेप इसकी देख लेते हैं। देखें 1 रो 20 कॉलम्स। तो उसने फिर सैंपल में एक कोई रैंडम ले लिया। ठीक। हम्म, लेकिन हम आर्गुमेंट लाजमी देंगे ताकि हमें प्रॉपर सैंपल्स मिले। ठीक, तो ये सिर्फ एक रो ले रहा है बाय डिफॉल्ट, कि हमने सैंपल कॉल किया है तो उसने एक सैंपल बना दिया। Alright. फिर इससे एक सैंपल का क्या फायदा? हाँ जी, नहीं वाकई में फायदा नहीं है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इसमें आर्गुमेंट लाजमी, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसे नहीं देखा था इसे। तो मुझे ये था कि शायद यूज भी नहीं हो। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका फिर यूज केस बनता नहीं है। तो ज्यादा हम इसको इस तरह से हो सकता है, हमें जब कोई एक रैंडम कोई चीज उठानी हो, रैंडम कोई वैल्यू, तो फिर हम उसमें ये यूज कर सकते हैं। तो लेकिन डेफिनेटली हम इसको आर्गुमेंट ही देते हैं। कोई ना कोई वैल्यू देंगे। और जितनी है ज़्यादा वैल्यूज होंगी डेफिनेटली वो उतनी पॉपुलेशन से एस्टिमेट करीब होगा। जैसे इसने सिर्फ 10 वैल्यूज ली थी, ठीक है, तो वो उस हिसाब से वैल्यूज हमारे पास कम आई हैं। लेकिन अगर मैं ज़्यादा मतलब इसमें डाल देती, लाइक एन एन 100 या 1000 होता। ये हमने कल देखा था कि हम एन को ना भी स्पेसिफाई करें, ठीक है, n = 0 ना भी लिखें, सिर्फ नंबर्स भी दे दें, यानी 10 ही खाली लिख दूं ब्रैकेट में, या 1000 या 100, तो उस हिसाब से वो मुझे रोज सिलेक्ट कर देगा। तो एन को स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है। लाइक वो जो भी डिजिट मैं इंटीजर पास करूंगी वो इसको समझेगा कि ये मैंने एन ही दी है इसको। तो ये एक चीज़ है अलबत्ता इसमें। सो एनी हम इसको देख लेते हैं कि कैसे ये हमारे जो स्पॉटिफाई का डाटा है उस पर एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन अब यहाँ पे एक हम ये कर सकते हैं कि मतलब जो हमारे पास स्पॉटिफाई का डाटा था, राइट, इसी पे ही हम सैंपल एक बनाए, ठीक है, और इसी के एक कॉलम में से, जैसे मेरे पास ये अकॉस्टिकनेस का कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम बेसिकली क्या मुझे बता रहा है, ये 0 से 1 तक की रेंज में बता रहा है कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, ठीक है, उसमें कोई लाइक साउंड इफेक्ट लाने के लिए, या किस हद तक वो ओरिजिनल था, या जो भी लाइक इसमें ये स्टिक्सनेक्स का ये जो एक वेरिएबल है वो यूज होता है। इसकी वैल्यू है 0 से 1 तक की रेंज में होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं अभी इसके लिए जो हिस्टोग्रामिक प्लॉट अगर मैं करूँ, एक ओरिजिनल में से और एक इसका सैंपल लेके, ठीक, तो फिर हम देख सकते हैं कि क्या वैल्यूज निकलती हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे अम, देखती हूँ। Let me just get one second. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो पॉपुलेशन का मेरा डाटा है, यानी स्पॉटिफाई का, ठीक, तो उसमें से अकाउस्टिकनेस का जो मेरे पास कॉलम है, इसकी मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चाह रही हूँ, राइट। तो हिस्टोग्राम में इसका कैसे प्लॉट करूंगी, जैसे अभी हमने देखा था कि हम बिन्स इसकी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल बिन्स जैसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई थी, ठीक, कि आपने 0 से 1 तक की बनानी है फर्ज करें। तो मुझे पता है कि मैंने जो इसमें np.arange के फंक्शन से सेकेंड, लेट मी जूम इट। तो np.arange के फंक्शन से 0 से 1.01
और 0.01 का डिफरेंस, यानी कि अब ये 0.01 का डिफरेंस है से 0 से 1 तक बनेगी, क्योंकि वन लास्ट वाली वैल्यू जो है वो एक्सक्लूसिव होती है। तो मैंने 0 से 1 तक बनाने के लिए जो इसका गैप था उस हिसाब से एक थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया बीच में, ताकि वो 1.01 को अब एक्सक्लूड करेगा, और 1 तक मुझे जो इससे पहले वाली वैल्यू बनती होगी गैप के हिसाब से 1, तो 1 तक मुझे दे देगा बिन्स। ठीक। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं ये डिफाइन कर सकती हूँ, एज कलर। राइट। और एज कलर वी नो कि जो जितनी भी हमारे पास जो बिन्स बनेगी ये हिस्टोग्राम की, उसमें जो बॉर्डर कलर आएगा वो ब्लैक में शो होगा। ओके। सो ये बेसिकली आउटपुट है हमारे पास पॉपुलेशन का, यानी जो ओरिजिनल डाटा सेट है। अब मैं इसमें एक डाटा सेट बनाती हूँ सैंपल का, लेकिन वो डाटा सेट जो है मैं सैंपल के मेथड से नहीं बनाती, बल्कि मैं बायस्ड करके बनाना चाह रही हूँ। ठीक है। तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ? राइट। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैं अ, लिखती हूँ स्पॉटिफाई टी। ओके। सो इसमें मैं ये कर सकती हूँ कि स्पॉटिफाई के जो पॉपुलेशन है इसमें से मैं अकाउस्टिकनेस का जो भी वेरिएबल है, अकाउस्टिकनेस का, ठीक है, इस वेरिएबल में से मैं सिर्फ वो वैल्यूज लूँ जो कि ग्रेटर देन 0.95 है। ठीक। तो अब मेरे पास जो ये सैंपल है, मिस्टीरियस सैंपल। ठीक। तो इसमें ओके, सो ये एक फिल्टर लगेगा। फिल्टर के अलावा एक मैंने और भी चीज़ करनी होती है, वो ये भी नो दैट कि स्पॉटिफाई पॉपुलेशन वी नो कि इसमें जितनी भी काउस्टिकनेस में वैल्यूज आएंगी डाटा फ्रेम के अंदर वो सारी 0.95 से ज़्यादा है। ये जान के मैंने खुद मतलब सैम्पलिंग में डॉट सैंपल से भी कर सकती थी, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लोर इट हियर, तो हम लोगों ने खुद से ये किया है कि हम लोगों ने ना बायस डाटा एक बनाया है, यानी कि मैंने एक ऐसा डाटा बना दिया जिसमें 0.95 से ज़्यादा वैल्यूज है। ठीक। अब इसको मैं अब इस वाले डाटा में से अगर मैं लूँगी ना अकाउस्टिकनेस के, अगेन लाइक अकाउस्टिकनेस के हिस्टोग्राम प्लॉट करूं सेम वैसे ही, यही सेम सेम कोड, लेकिन अब की बार पॉपुलेशन की बजाय मेरे पास सैंपल से है। ठीक। तो अब मेरे पास क्या है, यानी कि मैंने एक रैंडम सैंपल जनरेट कर, रैंडम नहीं था ये, मैंने एक सैंपल जनरेट करवाया है जिसमें मैंने ऑलरेडी वैल्यूज जो है एक साइड पे ले ली ज़्यादा वाली। तो अब इसका हिस्टोग्राम देखें। ठीक। और जो मेरे पास पॉपुलेशन का हिस्टोग्राम था उसमें डिफरेंस देखें। राइट। तो इतना डिफरेंस क्यों आया? लाइक डिफरेंस तो मैंने असल में ये बना के आपको प्लॉट करके दिखा दिया। सो यू नो कि ओके, सो ये वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये दोनों अ, मुझे डिपिक्ट कर सकती हैं कि ये मुझे क्या क्लियर इंडिकेशन दे सकती है, ये वाला सैंपल मुझे बता सकता है कि क्या मेरा पॉपुलेशन में वो सारे फीचर्स, क्या मैं इसको अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकती हूँ पॉपुलेशन के? ठीक। ये मेरे पॉपुलेशन का अकाउस्टिकनेस का आया था, और ये मेरे सैंपल का अकाउस्टिकनेस का हिस्टोग्राम आया। सो कैन वी यूज दिस सैंपल एज एन अल्टरनेटिव? मैम इसमें हमने वो इसके सैंपल को दिए कि कितने नंबर्स ऑफ रोज हमें सेलेक्ट करने हैं। नहीं नहीं, इसमें मैंने डॉट सैंपल का फंक्शन इन्हें यूज़ नहीं किया ना। मैंने इसमें अकोस्टिकनेस के कॉलम में से एक स्पेसिफिक वैल्यू से बड़े वाले जितनी वैल्यूज हैं उस सब का सैंपल बना लिया। मतलब मैंने डॉट सैंपल का फंक्शन यूज़ करती तो फिर तो रैंडम जनरेट होनी थी ना। तो लेकिन अगर मैंने किसी एक अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी मैंने एक डाटा बायस्ड बना दिया सैंपल इसका। तो ऑटोमेटिकली अब अगर मैं इन दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करूँ, ठीक है, एक ये पॉपुलेशन का और एक ये मेरे पास सैंपल का, तो
कभी भी ये जो सैंपल है ये मुझे पॉपुलेशन के एग्जैक्ट फीचर्स का नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज 0.95 से 1 तक जा रही हैं और यहाँ पे वैल्यूज की रेंज 0 से 1 तक है। तो इट्स नॉट अ क्योंकि हमने ट्रू तो डिपिक्शन। क्योंकि तो हमने उसको जो है वो कंडीशन लगा दी है कि ग्रेटर देन 95। हाँ जी, जी जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अगेन इसमें सैंपल ही करूँ, यानी कि मैं इसमें सैंपल का फंक्शन अप्लाई करूँ रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए, तो तब क्या ये वर्क करेगा? वी कैन चेक दैट। कि मैं सैंपल यस। 2 के नाम से बनाऊं और मैं स्पॉटिफाई पॉपुलेशन में से सैंपल ले रही हूँ और उस सैंपल के मैं नंबर ले लेती हूँ, या मैं डायरेक्टली भी एन ना भी स्पेसिफाई करूँ तो 1000 स्पेसिफाई कर दूँ, सो इट विल वर्क। ओके, तो अब मैं सैंपल 2 के अंदर से कॉस्टिकनेस का जब मैं ये प्लॉट किया है, अब देखें। अब मैंने ये सैंपल से, क्योंकि ये रैंडमली जनरेट करवाई हैं, रैंडमली एक्सेस करवाई हैं वैल्यूज, राइट, जनरेट नहीं करवाई खुद से, रैंडमली मैंने वैल्यूज ये सिलेक्ट की हैं पॉपुलेशन वाले डेटा सेट में से 1000 रैंडम रोज। तो अब ये वाला देखें, ठीक है, हिस्टोग्राम ये सैंपल का है और ये ओरिजिनल था। तो नाउ यू कैन सी के जो पॉपुलेशन का और जो हमारे सैंपल की रेंज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ये भी 0 से 1 तक सारी वैल्यूज को डिपिक्ट कर रहा है जो पॉपुलेशन के अंदर थी। पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास, हमने कल देखा था, स्पॉटिफाई पॉपुलेशन में 44,000 से अबव रोज हैं, ठीक है। तो ये 44,000 का रोज का कॉलम है और ये सॉरी हिस्टोग्राम है, और ये सिर्फ 1000 का है, लेकिन फिर भी उसमें क्योंकि उसने रैंडमली वैल्यूज नहीं है तो उसने सारी कोशिश की है कि जितनी वैल्यूज है ना वो सारी तकरीबन डिपिक्ट हो रही हैं वो उस पॉपुलेशन की, कोई भी मिस नहीं हुई। बिकॉज बिकॉज हमने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, सो इसलिए वो एक अच्छी डिपिक्शन है पॉपुलेशन की। जब मैं उसमें कोई बायसनेस के साथ सेलेक्ट करी या मैं फर्स्ट हेड करके फर्स्ट वाली सिलेक्ट कर लेती, ठीक है, तो उसमें बायसनेस होनी थी। और वो एक हमने जैसे हिस्टोग्राम प्लॉट करके खुद भी देखा है कि उसमें अ, हमें वो एग्जैक्ट डिपिक्शन नहीं मिल रही, ठीक। तो ये जस्ट एक केस था। इसी तरह से अगर मैं इसको हेड से भी करके देखना चाहूँ, यानी मैं एक सैम्पल 3 बना लूँ, उसमें मैं एक और मज़ीद डिफरेंट वे से ले रही हूँ, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा कि हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो मैं स्पॉटिफाई पॉपुलेशन में से जो सैंपल, बल्कि इसमें से लूँ मैं हेड करके पहली 50 रोज ले लूँ, ठीक। और अब मैं जो मेरे पास सैंपल 3 का जो हिस्टोग्राम है सेम उसी कॉलम का मैं अगेन उसी कंडीशन से बनाऊं, ठीक है। कॉस्टिकनेस के कॉलम का मैंने दोबारा बनाया। ओके ओके, सो उसको रन नहीं किया था। अभी मेरी कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी कि मैंने 50 पहले वाले उठा लिए। तो अब पहले वाले जो 50 उठाए उसमें हो सकता है कि कुछ वैल्यूज वैसे ही नहीं शो हो रही, ठीक है, वो पहले 50 में। तो कुछ वैल्यूज देखें सारे के अब सारे हैं हिस्टोग्राम के अंदर कि वो वैल्यूज हैं ही नहीं है इधर, ठीक है, जबकि ओरिजिनल पॉपुलेशन में है, क्योंकि हमने डाटा रैंडमली नहीं उठाया। अगर मैं यहाँ पे सैंपल से रैंडमली उठा लेती ना डाटा, तो फिर भी वो डिपिक्शन होनी थी इन वैल्यूज की, यानी मैंने अब सैंपल करके किया ना, तो अब फिर भी कुछ यहाँ पे मुझे वैल्यूज कुछ नजर आ रही हैं। वैसे तो सैंपल साइज बिल्कुल छोटा है हमारे पास, लेकिन इसकी हमने देखा कि फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, ठीक है। एटलीस्ट जो शो रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी कुछ बढ़ गई है, यानी वैल्यूज रैंडमली उसने असाइन करने की कोशिश की है इसमें, ठीक। लेकिन वी हैव टू बी विजिलेंट कि ये रैंडमली, क्योंकि सैंपल्स एटलीस्ट रैंडमली हो रही हैं, सही। और जितने मैं इसके सैंपल साइज को बढ़ाऊंगी, 50 से मैं 500 करती हूँ, तो उतनी ज़्यादा क्लोजर डिपिक्शन होगी मेरी पॉपुलेशन की, वी आर नो इट, राइट। अब उसमें ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज रैंडमली कवर्ड हो रही हैं। सो ये चीज़ में थी मेन, ठीक है, इसमें जो कि हम लोगों ने आ, इसमें से कोडिंग के थ्रू करके भी समझ ली। ओके, तो ओके, सो अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सूडो रैंडम नंबर जनरेशन। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? ओके, सो बेसिकली हम रैंडम जो सैम्पलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम, अब अगर मुझे खुद से सैंपल बनाना पड़े और फिर मुझे ये हो कि मैंने रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं,
ठीक है, हमने ये नंपाई के थ्रू देखा भी था कि हम रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमें देखने लगे कि सूडो रैंडम नंबर जनरेशन क्या है। ठीक है, कि सैंपल मैं खुद से क्रिएट कर रही हूँ, कोई मुझे क्या, हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए एक रैंडम डाटा सेट चाहिए, तो मैं वो कैसे बनाऊँ। ठीक है, तो एक रैंडम का मीनिंग हमें पता है। रैंडम क्या होता है, लाइक कि ऐसे मैं नंबर्स मतलब कि जनरेट करवाऊँ रैंडम नंबर से मुराद ये है कि मैं उनको खुद भी पहले प्रिडिक्ट ना कर सकूं, कि मुझे खुद कोई प्रिडिक्शन ना हो कि कौन सा डाटा बन के आएगा। ठीक है, जब मैं रैंडम नंबर जनरेट करवा रही हूँ। ठीक है, चूजन और हैपन और डन विदाउट मेथड और कॉन्शियस कॉन्शियस डिसीजन, कि उसमें ना तो मेरा कोई डिसीजन है, ठीक, कि कौन सा रैंडम कोई चीज़ आउटपुट जो आ रहा है वो क्या है, कैसा है, और ना ही मुझे सही पता है कि वो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक रैंडम की वैसे एक जनरल डेफिनेशन ये है। ठीक, मतलब कि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि नंबर्स कौन से जनरेट होंगे। सही, तो वो रैंडम हो गए। अब एक तो सूडो रैंडम नंबर्स हैं जो हम करेंगे आगे, लेकिन एक ट्रू रैंडम नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, ट्रू रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि आप खुद नहीं जनरेट कर रहे हो, फिजिकल प्रोसेसेस से ले रहे हो। यानी कि मैं कॉइन को फ्लिप कर रही हूँ। ठीक है, तो कॉइन को फ्लिप करके हेड आ रहे हैं या टेल आ रहा है, मैं जब तक फ्लिप नहीं करूंगी कॉइन में पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और दूसरा ये कि जो फ्लिपिंग ऑफ कॉइन का प्रोसेस हो रहा है उसके बाद ही मुझे वो नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो रैंडम नंबर्स जो कि किसी फिजिकल प्रोसेस के होने से मिल रहे हैं, ठीक है, वो हम उसे कहते हैं कि ट्रू रैंडम नंबर्स हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे अब और भी एग्जांपल्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे हॉटबिट्स की वेबसाइट है, या फिर आप random.org, इन वेबसाइट्स को इस लिंक से लाइक अगर आप करेंगे ना एक्सेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हॉटबिट्स की वेबसाइट में वो एक जो रियल टाइम लाइक जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस हो रहा होता है ना। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस से जो सी वैल्यू जनरेट हो रही है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, ये उनको बताएगा। यानी कि कोई फिजिकल प्रोसेस इसमें इसने रेडियो एक्टिविटी का लिया हुआ है, फिजिकल प्रोसेस, जैसे हम फिलिपिंग कॉइन की बात करते हैं। इसी तरह से जो random.org की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भी वो ट्रू रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहा है। कैसे, वो एटमॉस्फेरिक जो नॉइस है, ठीक है, जो कि रेडियो सिग्नल्स हैं, जो कि लाइटनिंग से जनरेट हो रहे होते हैं रेडियो सिग्नल्स, उसकी जो एटमॉस्फेरिक नॉइस है, एटमॉस्फेरिक नॉइस की वो जो वैल्यू आई है रैंडमली, ठीक है, उस प्रोसेस के नतीजे में वो उसको बता रहा है। ठीक है, तो यानी सारी जो प्रोसेसेस के नतीजे में हमारी ट्रू रैंडम वैल्यूज आई हैं, ये हमें इन 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 मुख्तलिफ फिजिकल प्रोसेस से पता चल सकती है। इट कैन बी एनी लाइक इट कैन बी लाइक हम फ्लिप कर रहे हैं कोई कोई, या कोई रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, या फिर कोई एटमॉस्फेरिक नॉइस की हम उसकी मॉनिटरिंग करके वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन इसमें टाइम लगता है। ठीक है, इस तरह की, क्योंकि जब तक वो फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, और नेचर में ये सारे फिजिकल प्रोसेस टाइम लेते हैं। ठीक, तो इसकी ट्रू रैंडमनेस जो है वो एक्सपेंसिव भी है और टाइम टेकिंग भी है। ठीक, तो इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं कि हम खुद से जब जो फिजिकल प्रोसेस के बगैर जो खुद से रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं सूडो रैंडम नंबर्स। ट्रू रैंडम नंबर्स आर ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल प्रोसेसेस एंड दे आर एक्सपेंसिव। लेकिन इसके नतीजे इसके इन कंट्रास्ट टू दैट, जो हम सूडो रैंडम नंबर्स की बात कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली चीपर एंड फास्ट, एंड दे आर बेसिकली कि हम कह तो इसे रैंडम रहे हैं, लेकिन समहाउ हमें हमें पता होता है कि लाइक हमने शुरू में इसको वैल्यू कोई ना कोई दी होती है, तो हमें पता होता है कि ये किस तरह से आगे कैलकुलेट होंगे। ठीक, यानी कि ये एग्जैक्टली रैंडम नहीं भी है, राइट, ये प्रडिक्टेबल है, इनकी कंप्लीट अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं है, और ये रिप्रोड्यूसिबल भी है। कैसे, हमें पता है कि हम जो भी सीड की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं सूडो रैंडम नंबर्स की जनरेशन में, तो हर दफ़ा हमें वही सेम नंबर्स देगा फिर रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो इट डिपेंड्स लाइक जो भी नेक्स्ट रैंडम नंबर इसमें कैलकुलेट हो रहा होता है, वो बेसिकली जो हमारा पहले वाले रैंडम नंबर्स हैं उन पे बेस्ड होता है। यानी, और जो मुझे पहले वाले रैंडम नंबर्स हैं, तो मुझे कोई ना कोई फर्स्ट रैंडम नंबर जो है ना वो फिक्स बताना पड़ेगा इससे, तभी वो उसकी बेस पे आगे आगे कैलकुलेशन करके रैंडम नंबर्स बताएगा ना। तो जो फिक्स अगर जो फर्स्ट रैंडम नंबर है, वो हम फिर उसके लिए उसकी कैलकुलेशन के लिए उसे सीड देते हैं, और जो सीड की वैल्यू है उसकी बेस पे वो फर्स्ट रैंडम नंबर आगे से ऑन कैलकुलेट करके वैल्यूज दे रहा होता है। ठीक, तो इसमें एग्जैक्टली भी ये आर्बिट्रेरी नहीं है जैसे ट्रू वैल्यूज के केस में होता है।
इसमें हम खुद एक स्पेसिफिक दे रहे होते हैं वैल्यू, ठीक। तो समहाउ हमारा अपना रोल होता है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट बिकॉज ये लेस एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे उसने सीड 1 दी है, अब उसने कैलकुलेट नेक्स्ट रैंडम का फंक्शन से, लाइक उसने सीड दिया तो 1 के सीड से उसने 3 वैल्यू दी है, या 3 का अब मैंने उसे सीड दिया 3, तो उस हिसाब से उसने 2 वैल्यू दी है, या 2 दिया तो उसने उसके हिसाब से नेक्स्ट जो वैल्यू जनरेट किया वो 6 जनरेट किया बेस्ड ऑन द सीड वी आर गिविंग, राइट। अब इस केस में आगे अ, हमने ये देखा था, लाइक जब मैं नंपाई के फंक्शंस देख रही थी, तो उसमें हमने थोड़ा सा ये देखा था कि हम रैंडम का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, डॉट रैंडम या फिर एनपी डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, ठीक है, हम इस तरह के फंक्शंस यूज कर रहे थे। तो उसमें मैं बता रही थी कि अगर आपको रिमाइंड लाइक याद हो, तो रैंडम में यानी रैंडम के फंक्शन से हम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से भी डाटा ले सकते हैं, राइट। यानी कि मैं ये उसे स्पेसिफाई जब करूंगी ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या करेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में रहते हुए रैंडम नंबर्स, यानी कि जब उस उन रैंडम नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो वो पर्टिकुलर यही डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो होगी। तो ये हम स्पेसिफिक यूज केसेस में इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है, ठीक है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कंटिन्यूस वैल्यूज आएंगी 0 से 1, और उसमें जो हम इसके आर्गुमेंट्स होंगे वो भी इस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होंगे। हमारे पास ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे बीटा, बाइनोमियल, chi स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल, डॉट, एफ, गैमा, ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म या पॉइसन, नॉर्मल, लॉग नंबर, ये सारे। फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो 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 हम फंक्शन रैंडम के आगे लगाएंगे, ठीक, रैंडम के आगे जो सा फंक्शन लगाएंगे वो ये वाली रिस्पेक्टिव इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देगा। हमने ज़्यादातर यूनिफॉर्म या नॉर्मल की देखी होती है, ठीक है, नॉर्मल हमने बहुत बनाई हुई हैं, ठीक, लेकिन ये सारी बाकी भी यूज़ होती हैं, निश स्पेसिफिक है, ठीक। अगर हमें स्पेसिफिक को यूज़ के दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन का चाहिए हो तो हम बाकी भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। जी मैम। ठीक। ओके, सो आई एम स्पीकिंग फास्ट नाउ, अगर आपको लगे तो आप मुझे कह सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसको रिपीट भी कर दूंगी उस चीज़ को। एनी हाउ, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें इजी हैं, सो इनको जल्दी कवर कर लेते हैं। लेकिन anyhow, अब ये देखें, बीटा के डिस्ट्रीब्यूशन में उसने ये आर्गुमेंट्स दिए हैं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 एंड साइज। अब ये जो पहले दो आर्गुमेंट्स है ना, ये डिपेंड करता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी ले रही हूँ। हर डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स, हर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप साइज डिफरेंट होती है, ठीक। तो उस हिसाब से ये पैरामीटर्स डिफरेंट आएंगे। इस केस में मैं ये एफ और बीटा वैल्यू दे रही हूँ 2 और 2, जो कि मुझे इसकी सिमेट्री और इसकी स्क्यूनेस बता रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं फर्ज करो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेती है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे पता है कि वो मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से अ, हम डिफाइन करते हैं, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मीन और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें ये दोनों आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो रहे थे, उसमें हमने यहाँ पे जो है ना मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आर्गुमेंट्स जो इसके अंदर सिंटेक्स में है ना, वो लेने थे, ठीक। लेकिन क्योंकि बीटा के फंक्शन में इसके एफ और बीटा वैल्यू चाहिए होती है, यानी जो कि इसकी स्क्यूनेस और सिमेट्री बताती है, तो हमने उसके रिस्पेक्टिव उस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आर्गुमेंट्स यहाँ पे बनाए हैं, उसके फंक्शन जो भी था, ठीक है। ये बीटा फंक्शन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन देगा, नॉर्मल फंक्शन लगाऊंगी वो मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देगा, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं देखूंगी कि अंदर कौन से आर्गुमेंट्स उसी डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट है, तो वही लगाऊंगी मैं। और जो साइज कम है, एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि स्क्यूनेस की ये वैल्यू बनती है, मिसाल को 2 बनती है, 3 बनती है, तो या खुद फिर हम क्योंकि स्क्यूनेस की ये खुद वैल्यू बनती है? और नहीं, हम खुद दे रहे हैं ना, हम खुद जनरेट करवा रहे हैं रैंडम नंबर्स, ठीक है, हम रैंडम नंबर्स खुद जनरेट करवा रहे हैं, अपना एक नया सैंपल बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फर्ज करें कि हमारे पास कोई डाटा सेट है ही नहीं है उससे रेलेवेंट, और हम चाह रहे हैं कि मुझे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, या हमें यहाँ पे इस केस में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का एक डाटा सेट मिले, ठीक। जैसे मतलब इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बीटा की जो शेप है ना, वैसा ही डाटा सेट मिले उसके अराउंड, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से मैं खुद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स देके कंट्रोल कर रही हूँ कि वो जो रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी वो इस हिसाब से हो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टी उसमें आ रही हो, उसकी स्क्यूनेस इतनी हो, उसकी सिमेट्री इतनी हो, ठीक।
क्योंकि मैं यहाँ पे खुद नंबर जनरेट करवा रही हूँ, यानी कि ये मेरा फिर ये डाटा सेट बन जाएगा लेटर ऑन। और ये जो साइज है, ये साइज क्या बता रहा है मुझे? ये मुझे बता रहा है कि कितनी रैंडम वैल्यूज मैंने अपनी इन कंडीशंस के मुताबिक जनरेट करवानी है, यानी कि यहाँ पे 5000 है। ठीक है, यानी ये 5000 रैंडम वैल्यूज बनाएगा, जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की इन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग होगी। और उसको जब मैं इस प्लॉट में ड्रॉ की है, राइट, इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने रैंडम्स में शेप किया था, सेव किया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैंने जब ड्रॉ किया है उसकी बिगिनिंग से 0 से यानी ये 1 तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा इसमें, तो ये 0 से 9.95 समथिंग ये बिगिनिंग होगी इसकी। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मुझे हिस्टोग्राम शो हो रहा है, जिसमें 0 से 1 तक की जो कंटिन्यूस वैल्यूज हैं वो आएंगी विद अ गैप ऑफ 0.05। ठीक, और ये सारी किस बेस पे है? जो 5000 मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज जनरेट करवाई हैं, इन रैंडम वैल्यूज को इसमें मैंने रैंडम में स्टोर करवाया था और इसी को ही मैंने विजुलाइज करवाया। सो बेसिकली मेरे पास एक डाटा सेट आ गया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक, इस तरह से मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकती हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पे अब सीड अगर मैं सेम दूंगी, सीड का जो कॉन्सेप्ट है, वी नो इट, कि हमने पहले भी काफी दफा देखा है, सीड क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे फर्स्ट जो हमारा रैंडम सूडो नंबर जनरेट होना है, ये उसको कंट्रोल कर रहा है, राइट, उसको बताएगा कि पहला ये वाला जनरेट हो, इस सीड के थ्रू वो कैलकुलेट होगा, और फिर उससे ऑनवर्ड पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरे और रैंडम नंबर प्रीवियस वाले नंबर से आगे नेक्स्ट वाला रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कैलकुलेट करेगा। ठीक, तो इसमें हमने जब सीड स्पेसिफाई किया ना, ठीक, तो सीड से अब यहाँ पे मैं जैसे रैंडम नंबर असाइन करिए लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, और मैंने कहा कि नॉर्मल में जारी बात है, हमें पता है कि उसके डिफाइन करने के लिए उसके जो पैरामीटर्स है वो क्या है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके आर्गुमेंट्स रिस्पेक्टिवली यहाँ पे log 2 यानी मीन 2 मैं दे रही हूँ, और स्केल जो है वो बेसिकली बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी। ठीक, तो उसके रिस्पेक्टिव उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। और साइज 2 यानी कि मैंने दो रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस मीन और इस स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग हो। ठीक, यानी कि मैं उनको प्लाट करूँ तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उस तरह की मतलब प्लाट करूँ कि जैसे नॉर्मल मीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 2 और 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, और उसमें से दो डाटा पॉइंट्स जो है ना रैंडमली जनरेट हुए हैं। ठीक, उस डिस्ट्रीब्यूशन के इसी तरह से अम यहाँ पे उसने दोबारा से ये क्या किया हुआ है बेसिकली इसमें, जस्ट गिव मी मोमेंट, इसमें भी log 2 है, स्केल 1.5 है, एंड साइज इज 2। लेकिन इस केस में जो सीड की वैल्यू है वो आई गेस इसने चेंज किया। ठीक है, तो इसके बाद ये रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट हुए हैं, लेकिन अगर उसने वही सेम सीड से दोबारा इसका रिपीट किया, राइट, यानी सेम सीड था उससे किसी को रिपीट किया सेम उसी कंडीशन से, तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वही इस तरह राइट साइड पे है, क्योंकि सीड सेम था। ठीक, तो सीड सेम होने से जो उसने वही सेम एट्रीब्यूट सब यूज किए, तो वो हमारे पास वही दो वैल्यूज, उसी वही सेम वैल्यूज हमारे पास आ गई। ठीक है, लेकिन अगर वो उसने सीड चेंज किया जैसे इन दिस केस, ठीक है, उसने दोनों में सीड चेंज किया और वो सीड जो भी उसने चेंज किया ना उसने दोनों में सेम रहने दिया। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज फिर हमारे पास सेम रिपीट हो रही हैं विद द चेंज ऑफ सीड। ठीक, सो बेसिकली से वो जस्ट ये शो करवाना चाह रहा है कि सीड डिफरेंट हो जाए तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, वरना इट विल रिमेन द सेम, राइट। ओके, अब उस केस में अब ये देखें, उसने यहाँ पे पहले वो कौन सा सीड ले रहा था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है जो मुझे बतानी थी
कि अगर मैं उसी सीड में से लाइक उसने बेसिकली यहाँ पे दोबारा से वो नॉर्मल फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। लाइक पहले सीड उसने लिया था, उसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अब उसने दोबारा से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दोबारा से उसको जनरेट करवाया, ठीक है। तो अब जब उसने दोबारा उसको नॉर्मल फंक्शन से जनरेट कराया तो ये वैल्यू आई है हमारे पास। बेसिकली उसने रिपीट किया उसको। तो यानी कि उसमें उसने सीड की वैल्यू छोड़ दी थी फिर पिछली। अगर मैं सीड के बगैर ये जो डिफरेंट उसने किया ना, बेसिकली उसने सीड के बगैर एक रैंडम नंबर उन्हीं वैल्यू से ली है। तो उसने पिछला जो सीड था उसको रहने दिया और एक पिछली ये जो वैल्यूज थी ना, फिर उसने इन बेसिस पे एक न्यू वैल्यूज जनरेट करवा दी, क्योंकि सीड नहीं था, ठीक है। तो फिर उसके आगे वाली नेक्स्ट वो वैल्यूज आ गई थी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। सो बेसिकली ये फर्क पड़ा है। तो जब हमने सीड दोबारा से फिक्स किया तो फिर वो अगेन पहले वाली वैल्यूज आ गई हैं। लेकिन मैंने जब इसको सीड के बगैर दोबारा से उसको रिपीट किया तो बेसिकली उसने फिर प्रीवियस जो मेरी कैलकुलेशन थी उसकी बेस पे नई कैलकुलेशन दे दी मुझे। ओके। और इसी तरह से सेम इसमें भी उसने यहाँ पे सीड डिफरेंट किया है, तो अब पहले से डिफरेंट वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज किया सीड को और यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज आ गई। और अगर मैं इसको रिपीट करती हूँ लाइक अगेन उस रैंडम के फंक्शन से दोबारा से वो वैल्यू देती हूँ तो अब वैल्यूज चेंज आएंगी, बिकॉज अब वो जो न्यू वैल्यूज बना रहा है वो प्रीवियस जो वैल्यूज हैं उसकी बेसिस पे बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने सीड नहीं दिया हुआ। सो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक। सो बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल देखेंगे, तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट एलेबोरेट होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आज का जवाब। इजी था, राइट? कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम। मैम ये सैंपल का भी पता चल गया और एनपी नमपैड और रैंडम का भी पता चल गया कि रैंडम जो है वो रैंडम वैल्यूज जो है ना वो चूज करता है। ठीक है यस। मैम। यस। तो लेकिन ये सीड का थोड़ा सा हाँ जी, इसकी ओके। समझ जो नहीं पड़ी सीड अभी। है बेसिकली रैंडम ने पिछली वैल्यूज से न्यू वैल्यूज आगे बनानी है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए तो कोई वैल्यू पिछली, अगर पिछली से पिछली वो देख रहा है वैल्यू, तो कोई फर्स्ट पॉइंट भी तो आएगा ना कि जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होनी है, ठीक है। जहां से देख के वो कैलकुलेट करे, तो पहली वाली वैल्यू फिर वो कैसे कैलकुलेट करेगा रैंडम? वो पहली वाली वैल्यू सीड को देख के कैलकुलेट करेगा। जिस हिसाब से हमने सीड दिया होगा ना जितना, उस हिसाब से वो अपनी पहली वैल्यू कैलकुलेट करेगा, फिर उसी से नेक्स्ट वैल्यू और फिर आगे आगे। इसलिए जब भी मैं सीड सेम रख रही हूँ तो फिर जब मैं उस फंक्शन को यूज करती हूँ तो वो मुझे सेम वैल्यूज देगा। मतलब मैं वैसे अगर रैंडम का फंक्शन अप्लाई करके देख रही थी तो हमने क्लास में ही किया भी था कि रैंडम का फंक्शन वैसे में अप्लाई करी थी अपने एंड पे, बाकी सब अपने एंड पे अप्लाई कर रहे थे, तो सबके आंसर्स डिफरेंट आ रहे थे। लेकिन जब हमने सीड को स्पेसिफिक कर दिया, ठीक, सीड मैंने भी वही यूज किया और उन सब ने भी वही, सब ने अपने अपने लैपटॉप्स पे यूज किया, तो सबके आंसर सेम आए, क्योंकि सीड जो इनिशियल वैल्यू थी फिर हमने वो सेम दी हुई थी। तो बस इसका ये कॉन्सेप्ट है कि सीड से जो हमारे रैंडम नंबर्स जो जनरेट हो रहे हैं वो रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल है, कि सेम वही रिजल्ट बार बार आएगा अगर हमने सीड सेम दिया। जी। और सिंपल वर्ड में वही है जो पहले आपने बताया कि सूडो, हाँ, सूडो सैम्पलिंग में ये जो पहले ट्रू सैम्पलिंग थी, अब सूडो सैम्पलिंग में आपने बताया था कि हमें एक नंबर देना पड़ेगा। अब वो हाँ नहीं, ये इसको अपने सैम्पलिंग नहीं है, प्रकार। ये नंबर जनरेशन है, राइट? हाँ बेशक हम उसको यूज सैंपल के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या है कि ट्रू सैंपल नहीं, दीज आर ट्रू रैंडम एंड सूडो रैंडम नंबर्स। मैम वो जो आपने इससे पहले भी जो है ना ट्रू सैम्पलिंग खत्म हुई थी तो आपने एक थ्योरी सी पढ़ाई थी, अगर काइंडली उस पर ले जाए तो। कौन सी? नीचे ही नीचे ही नीचे, ट्रू के बाद, ट्रू कन्वीनियंस। के बाद जो आपने पढ़ाई थी। यस, वो सूडो सैम्पलिंग, सूडो नंबर, सूडो रैंडम नंबर्स जनरेशन है ना ये। अच्छा, सूडो रैंडम नंबर है, सूडो सैम्पलिंग नहीं है नंबर, नाम मैं नाम ले रहा हूँ। अच्छा, यस। इसमें आपने ये कहा था ना कि सीड, हाँ जी इधर भी आपने कहा था सीड हमें जनरेट करना पड़ेगा। यस। जी ठीक है। जी। राइट। दैट्स गुड। जी।
ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी सबको क्लियर है? जी मैम। ऑलराइट, दैट्स गुड। चलें फिर इसको बंद करते हैं, सेशन को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ देन। अल्लाह हाफिज़ मैम।